स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। लेखपाल भर्ती मामले में किस तरीके से जो नकल माफिया सक्रिय एक बड़ा गिरोह कहीं ना कहीं काम कर रहा था, साफ तौर पर परीक्षा की शुचिता जो है उस पर सीधे तौर पर एक असर पड़ा है। मैं शमसी आजाद जी, मेरा सवाल नहीं है, मैं आपसे एक सवाल लूंगा, एक सवाल का जवाब, लेकिन आप वो जवाब सुनिएगा। सवाल मेरा है जेपी मिश्रा जी से। जेपी मिश्रा जी, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। जब मैं पारदर्शिता तरीके से परीक्षा को संपन्न कराए जाने की बात करता हूं, तो आप एक व्यवस्थापक के तौर पर भी रहे हैं, सेंटर इंचार्ज रहे हैं, तो किस तरीके से वहां पर परीक्षा केंद्र में, और आपने कहा कि अध्यापकों की गलती नहीं हो सकती, छपाई प्रिंटिंग प्रेस तक जाती है, मेरा जरा पूरा सा सिस्टम जरा सा समझाइए और इससे सबक क्या लेने की जरूरत है। सबसे पहले जो हमारी परीक्षा संस्था है वो किसी प्राइवेट एजेंसी को ठेका दे देती है। प्राइवेट एजेंसी एक्सपर्ट से अपने ध्यान रखिएगा, अपने एक्सपर्ट से पेपर बनवाती है पहले, फिर किसी प्रेस में कहीं छपवाती है, छपवाने के बाद पैक करके उसको ट्रेजरी में रखवाती है। ट्रेजरी में डीएम के अधीन किए जाते हैं और परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले वो विद्यालयों में पहुँचाए जाते हैं, मतलब प्रधानाचार्यों के हाथ में आते हैं और निर्देश रहते हैं कितने बजे से खोलना है। उसमें ताला भी पड़ा होता है, इसका कोड नंबर भी हमको 10 मिनट पहले बताया जाता है, इस कोड से ताला खुलेगा। तो व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी कहाँ पर है? ये एक तो जल्दी परीक्षाएं होती हैं। हम कह रहे हैं क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी यूपी की परीक्षा संस्थाओं को संघ लोक सहयोग दिल्ली नहीं भेजती। वो लोग 3 महीने पहले सेंटर तय कर लेते हैं, 4 महीने पहले पेपर छपा लेते हैं। मैं आपको बताऊं, लेखपाल परीक्षा का पेपर के निर्धारण 15 दिन पहले हुआ है। 15 दिन में सारी व्यवस्था होनी है। तो जब समय कम रहेगा, विश्वसनीय लोग नहीं रहेंगे और पेपर निश्चित रूप से प्रेस से आउट होता है, इसके अलावा कहीं से पेपर आउट नहीं हो सकता। मैं गारंटेड कह सकता हूं, ट्रेजरी से एडीएम साहब के नेतृत्व में सेंटर तक पेपर पहुंचता है। उसमें ताला लगे होते हैं, ताले में कोड पड़ा होता है, कोड किसी को पता नहीं होता है, वो हमारे फोन पे SMS आता है, ये कोड है, ताला खोल लीजिए। अब बताइए पेपर स्कूल से कहां आउट हो जाएगा? बिल्कुल। शमसी जी, आपने सुना जेपी जी ने जो कहा, आखिर फिर पेज कहां पर है? इतना एक सिस्टम है, एक फुल प्रूफ प्लान है, इससे क्या कुछ सीखा? अब आप इस बात को कितना ऊपर तक पहुंचाएंगे? ताकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, सुझाव इसलिए मांगा ताकि जो आने वाले समय में है इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। शमसी जी, मैंने बहुत सही बात कही। हमारे एक्सपर्ट भी हैं, बुजुर्ग भी है, सीनियर भी है, और बहुत सी परीक्षाएं हमारे ख्याल से इन्होंने कराई, इसलिए सारी चीज़ों को ये बहुत बारीकी से जानते हैं। और सरकार को भी चाहिए कि ऐसे अनुभवी जो लोग हैं उनसे जो है तो राय मशवरा ज़रूर करना चाहिए, और उसके बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन ऐसा ज़रूर करना चाहिए जिससे नकल माफिया या जो इस तरीके की गैंग होती है जो परीक्षा में लीक आउट का काम करती है या परीक्षा को सॉल्व करने का काम करती है, ठेका लेती है, तो इन लोगों पर शिकंजा कसने में ये लोग बहुत सहायक होते हैं। और ऐसे अनुभवी लोगों को मेरे सरकार को भी चाहिए, सरकार से भी हम यही कहेंगे कि ऐसे लोगों का जो है कहीं ना कहीं से सहयोग जरूर लें जिनके पास अनुभव होता है। और हमारे ख्याल से ये भी बहुत पुराने हैं, तो इनका भी कहीं ना कहीं से सरकार को चाहिए। तो चलिए, कम से कम आज की हमारी डिबेट एक नजीर तो बनेगी, कम से कम आरोप प्रत्यारोप से परे, पक्ष विपक्ष से परे, कि आप जेपी मिश्रा जैसे लोग तक सरकार तक पहुंचाएंगे। आलोक जी, देखिए सरकार कभी जो है आरोप प्रत्यारोप वाला काम नहीं करती, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं जो इन्होंने राय दिया है, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, ये सीधे सीधे सरकार को चाहिए कि दिल्ली के हैंडओवर कर दे या जो सरकारी संस्था है उनके हैंडओवर कर दे, ताकि ये बीच में जो ब्रेकिंग का काम होता है, बीच में जो पेपर लीक का काम होता है, बीच में जो साल्वर गैंग होती है इस तरीके की अपराधियों की, इनसे जो है पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए पेपर को, और छात्रों का भविष्य जो है ये सिक्योर हो जाए। क्योंकि पूरे साल तक जो है तो छात्र जो है मेहनत करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, और उनको जब पता चलता है तो उनका कहीं ना कहीं से मनोबल टूटता है और सरकार से विश्वास भी उनका टूटता है। जी मोहित जी, कुल मिलाकर के जैसा कि जेपी सर ने भी कहा कि तमाम लेवल पर अगर बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस तक आकर के बात आकर के टिक गई, तो फोकस अब कहीं ना कहीं इस पर करना है, ऐसे पॉइंट्स को भी, ऐसे लूप होल्स को भी कहीं ना कहीं तलाशना है। देखिए, ये जो लूप होल्स हैं ये फिजिकल रूप के लूप होल्स हैं ही नहीं, ये डिजिटल रूप के लूप होल्स हैं, ये साइबर क्राइम के तरीके के भी लूप होल्स हो सकते हैं। देखिए क्या होता है, अब जहां पर आपने तो यहीं तक साइकिल देखी, मैं माननीय डॉक्टर जेपी मिश्रा जी का बहुत सम्मान करता हूं, नमन करता हूं। आप सीनियर हैं और सीनियर का बड़ा सम्मान करना चाहिए हमेशा। लेकिन एक चीज है कि देखिए, जो आज का जमाना है वो तकनीकी रूप से इतना एनहांस हो चुका है कि आपने जहां पर पेपर को टाइप किया, हो सकता है आपका सिस्टम ही हैक कर गया हो सकता है आप लैपटॉप में जो टीचर, जो अध्यापक बना रहा हो पेपर, जो चीजें आगे प्रोसीड करने के लिए भेज रहा हो वो हैक हो गया हो,
या हो सकता है कि जो कोड, जो ताला लगाने की बात की जा रही है, वो ताले को पहले किसी अंदरूनी खाने बंदे ने भेज दिया हो या तकनीकी रूप से उसको हैक कर लिया गया हो। देखिए आज तो किसी भी तरीके से चीजें हो सकती हैं और एडवांस इतना ज्यादा हो चुका है सिस्टम कि उसको कहीं से भी पकड़ा जा सकता है। ये चीज मैं फिर बता रहा हूं, ये चीज कौन बता पाएगा? ये बता पाएगा एक साइबर क्राइम का विशेषज्ञ या जो साइबर के क्षेत्र में उसका जानकार होगा। क्योंकि जो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से एक छोटा सा डिवाइस, एक तकनीकी उपकरण ही था, उसके माध्यम से उसको पकड़ा गया। अभी जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी भी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी, तो देखिए संदीप जी ने भी बिल्कुल सही कहा था कि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वो पेपर पहले आया बाद में आया, लेकिन वो वीडियो से वो क्लियर हो रहा है। फिलहाल ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो वहां ब्लूटूथ से जो डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा था, इस प्रकार से आने वाले समय में भी कई एडवांस चीजों का यूज करके ये परीक्षाओं को बाहर किया जा सकता है, या फिर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो बाहर किसी बंदे से कनेक्ट होकर अपने पेपर को सॉल्व कर सकता है। इस तरीके की चीजों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल प्रभाव से साइबर सेल की मदद से और पीपीपी मॉडल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में साइबर एक्सपर्ट्स की भी नियुक्ति करनी चाहिए। उनको भी विभिन्न माध्यम से एनरोल करना चाहिए कि ताकि वो लोग भी अपने तरीके से इनपुट दें। मैं आपको अगर 1 मिनट का आप समय मुझे दें तो मैं उदाहरण आपको एक देता हूं। बिल्कुल। वर्ष 2014 के अंदर सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं जो ये अपराध हो रहा था, ये सबसे ज्यादा होता है एमबीबीएस की परीक्षाओं में। एमबीबीएस पीएमटी जिसे बोलते हैं, पीएमटी की परीक्षा में सबसे ज्यादा होता है। तो और इसको कराने की जिम्मेदारी होती है सीबीएसई न्यू दिल्ली की। 2014 का मैं बता रहा हूं, जिसमें मैं खुद उसका प्रोजेक्ट मैनेजर था, मैंने खुद उसको टेक केयर किया। वहां हम ऐसे मुन्ना भाइयों को पकड़ रहे थे। कैसे पकड़ रहे थे मैं बताता हूं, 3 उंगलियों से 3 माध्यम से पकड़ रहे थे। पहला कि जिस समय वह व्यक्ति अपना एग्जाम को अपडेट कर रहा है, यानी जो एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहा है, उस समय उसके थंब के इंप्रेशन, जो अंगूठे का निशान है, उसको स्कैन करके अपलोड करना होता है। दूसरी बार जब वह व्यक्ति वहां परीक्षा केंद्र पर बैठा होता है, उस समय उसका जो है थंब इंप्रेशन द्वारा से लिया जाता है, लेफ्ट हैंड का, और राइट हैंड भी लिया जाता है, लेकिन लेफ्ट हैंड मैक्सिमम लिया जाता है। उसके बाद तीसरी बार जब उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, तब वह जब पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास या 10वीं क्लास जब वो जाता है क्लास में, मैं सिर्फ क्लास में जब वो जाता है तब फिर से उसका थंब इंप्रेशन लिया जाता है। तीनों को मैटलैब एक सॉफ्टवेयर है, मैटलैब लैंग्वेज है, उसके माध्यम से डेटा, जैसे एक डीएमआईटी होता है, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट, इसी तरीके से हमारे जो हाथों की रेखाएं हैं उनको, वो बिल्कुल यूनिक होती हैं, वो बिल्कुल यूनिक होती हैं। उनसे वेरीफाई कर लिया जाता है कि क्या पहला, यानी जब उसने ऑनलाइन अप्लाई किया था, या फिर जब उसने परीक्षा केंद्र में बैठा था, या फिर जो आया बच्चा, तीनों क्या मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। और ये बड़ा सक्सेस रहा था, उसमें काफी हद तक हमको सक्सेस मिली थी और इस माध्यम से हमने मुन्ना भाइयों को पकड़ा था। ये तो एक आपको उदाहरण बता रहा हूं। ये एक कामयाबी मिली। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो नकल माफिया हैं, जो आज की ये डिबेट देख रहे हैं, तो अब ये जो तकनीक आपने बताई, तो वो इसकी भी काट निकाल लेंगे कहीं ना कहीं, वो क्योंकि वो तो उससे एडवांस है ना। बिल्कुल वो बिल्कुल एडवांस है। देखिए आलोक जी, इनकी मदद ली जाएगी, लेकिन हमारे ख्याल से इसको गुपचुप तरीके से बताया जाए, इसे ओपनली ना बताया जाए। नहीं, देखिए ओपनली इसलिए भी बताना चाहिए। देखिए क्या है, अभी इस समय हमारे जो अभी मैं कहता हूं हमारे संबंधित पुलिस विभाग है, हमारी चीजें, हमें अपना नाम करने का कोई शौक नहीं। अगर हमारा भारत बचा रहना चाहिए, भारत के बच्चे बचे रहने चाहिए, जो बच्चे रात भर दिन भर पढ़ाई करके पड़े रहते हैं और सोचते हैं कि शायद मेरा एग्जाम हो जाए, आप सोचिए जिनका क्लियर नहीं हुआ होगा उनको तो यही लगेगा कि शायद मेरे साथ भी धोखा हो गया। कितने लोग मानसिक प्रताड़ित हो रहे होंगे, कितने बच्चे, कितने भारत के भविष्य मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। सवाल का जवाब मुझे लगता है डॉक्टर संदीप से बेहतर कौन दे सकता है। संदीप सर किस तरीके से टीचर भी हैं, शिक्षक भी हैं, मास कॉम के बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, कितने लोग नेट क्वालिफाई कर चुके हैं। सर बड़ा सवाल यह है संदीप जी कि राजनीति अपनी जगह, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, शासन में बैठे अधिकारी है, बोर्ड बनाए जाएंगे, बोर्ड भंग किए जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? वही अभ्यर्थी, वही परीक्षार्थी, जो उन्होंने रात भर मेहनत करी है। और नतीजा ये देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस विषय में। देखिए, भारत जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और आप ये जानते हैं कि हमारे देश में इस तरह की परीक्षाएं उन्हीं बच्चों को देनी पड़ती है जिनके पास न संसाधन होते हैं, न रिसोर्स होते हैं। उसके बाद भी वो इस तरह की परीक्षाएं देते हैं, मेहनत करते हैं, अपने मतलब जो उनका 100% है वो लगाते हैं, और उसके बाद अगर इस तरह का रिजल्ट उनको मिलता है तो उनकी आशाओं, उनकी अपेक्षाओं, उनकी जो मंजिलें हैं वो किस तरह से टूटती होंगी, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और समय रहते अगर सरकार ने इस पर कठोर कार्रवाई नहीं की, कठोर कानून नहीं बनाए, इन जो लोग भी इस काम में पकड़े जा रहे हैं उनको सिर्फ 2 महीने 4 महीने की सजा से इसका कोई
प्रोविजन नहीं निकलने वाला है, कोई हल निकलने वाला है, क्योंकि ये वो जो 10 लाख 20 लाख बच्चे जो इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, उनके भविष्य का जिम्मेदार कौन होगा? उनका भविष्य जो बर्बाद हो रहा है इस तरह की तकनीकी से, इस तरह की जो खेल हो रहा है उनकी परीक्षाओं के साथ, ये बड़ा बड़ा प्रश्न है। और ये आने वाले समय में ये भी सरकार को वोट करने वाले लोग हैं जो आने वाले समय में सरकार को वोट करेंगे। तो अगर आप इस तरह की चीजों को स्वच्छता पारदर्शिता के साथ नहीं बना के रखेंगे तो ये बच्चों का भविष्य क्या होगा? और सबसे बड़ी चीज है, जो इनके माँ बाप हैं जिन्होंने अपना घर बार सब कुछ लगा के इन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है, अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में लोग जाके पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। मैं जिस शहर से आता हूँ प्रयागराज, वहाँ पे आप देखें कि प्रतियोगी परीक्षाओं की भरमार होती है। वहाँ बच्चे इतनी तो प्रतिष्ठा और इतनी उसके साथ आते हैं कि वो जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में घुसते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ एक प्रश्न होता है कि जब मैं इस विश्वविद्यालय से निकलूंगा तो किसी न किसी जिले का डीएम बन के निकलूंगा। और अगर इस तरह की परीक्षाएं आप पेपर्स लीक होते रहेंगे, लोग इस तरह से बच्चों का जो मनोबल है वो उस पर क्या असर पड़ेगा, उनकी मानसिकता, उनकी मनोदशा, ये सारे विषय बहुत गंभीर हैं। क्योंकि जो जेपी सर बात कह रहे हैं कि वैल्यूज, आप ह्यूमन वैल्यूज कैसे डेवलप करेंगे, कैसे आप बच्चों को तैयार करेंगे कि भाई इन सब चीजों से आप दूर रहो, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा संस्कृति, बहुत बड़ी विरासत है, जिसको आप एक पर्टिकुलर शमसी जी कुछ लोगों तक नहीं जोड़ शुचिता सकते की हैं। बात करते हैं, जब हम पारदर्शिता की बात करते हैं, इस पूरे सिनेरियो के बीच अब किस तरीके से परीक्षाओं में, आगामी जो परीक्षाएं हैं उनसे क्या कुछ पिछली परीक्षाओं से सबक लिया और पारदर्शिता के साथ संपन्न करा जाए, लोग जानना चाहते हैं, खास करके परीक्षार्थी। आज जो है तो मंत्रियों की बैठक हुई थी जिसमें शिक्षा मंत्री भी शामिल थे, और यही सवाल वहां पर भी रखा गया कि किस तरीके से जो ये नकल माफिया, किस तरीके से ये सालवर गैंग, किस तरीके से ये पेपर लीक करने वाली कंपनियां जो पूरी तरीके से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं। क्योंकि बच्चे अगर एक बार इनका मनोबल टूट जाता है तो बहुत समय लगता है इनको दोबारा से तैयार होने में, दोबारा से किसी परीक्षा में आने में, क्योंकि इनके दिमाग में फिर हमेशा तो वही बना रहता है कि हमारी मेहनत बेकार गई, दोबारा भी हम परीक्षा देने जाएंगे तो हो सकता है कि फिर ऐसे ही हो जाए और हमारी मेहनत फिर से बेकार चली जाए। तो ये बहुत ही मुश्किल समय उनके लिए होता है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे एक्सपर्ट की मदद लें जिसकी वजह से दोबारा कहीं पर ऐसी सरकार को चाहिए तो, लेकिन सरकार में तो आप ही है ना, तो क्या प्रावधान कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि यहाँ पर मैं राजनीतिक कोई बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे भी बच्चे हैं, उनका भी भविष्य चाहते हैं, जो हम अपनी सरकार की बात कर रहे हैं कि सरकार को चाहिए भाई, हम अगर सरकार से पास मैसेज नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा? मैं यहाँ पे बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ ना, यहाँ मैं किसी पार्टी को, अभी तक आपने देखा हो कि मैंने किसी पार्टी का नाम भी नहीं, मैंने आज मौका ही नहीं दिया, मैंने आज टॉपिक ही नहीं रखा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं खुले मन से परीक्षा हो सके, खुले मन से मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से भविष्य बनता है, और भारत का भविष्य इसी वजह से बना हुआ कि आज हमारे बच्चे जो है तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में नाम कर रहे हैं, कहीं डॉक्टर हैं, कहीं इंजीनियर हैं, आईटी सेक्टर में भी हमने बहुत काम किया, सोशल मीडिया पे भी हमने बहुत काम किया। तो इसी वजह से हम यही चाहते हैं कि सरकार को चाहिए कि इसको बड़ी गंभीरता से ले। और अच्छा जेपी सर, एक बात है, जैसा कि शमसी जी ने भी कहा कि आज के जो बच्चे हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल है वो लेखपाल बनने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। जेपी जी, मेरा मानना है कि देखिए, बच्चा 10 लाख रुपए तो लाया नहीं कहीं से, सरकार के सामने मौका है लेखपाल परीक्षा में। कहता हूं कि अंतिम मौका मान ले सरकार, जिसने 10 लाख दिए हैं और जिसने लिए हैं, ऐसा एग्जाम्पल पेश कर दें कि अगली परीक्षा हिम्मत ही ना पड़े किसी की, ना हमें साइबर क्राइम की जरूरत पड़ेगी, ना हमें किसी की जरूरत पड़ेगी। ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दें इस बार। बच्चा 10 लाख नहीं दे रहा है, बच्चे का भौक 10 लाख दे रहा है, फिर नैतिकता बात आएगी, गार्जियन ने पैसे क्यों दिए, क्यों इकट्ठा किए। तो लेने देने दोनों को अगर ऐसा दंड मिल जाए जो आगे के लिए उदाहरण बन जाए। आपको तो सरकार में देखिए सुझाव देने की बात करती शमसी जी, आगे उदाहरण बन जाए ये परीक्षा, लेखपाल परीक्षा, सरकार में शमसी जी उदाहरण बनवा दीजिए। इस पर सरकार बहुत गंभीरता से काम करे। आप देखिएगा कि जो भी लोग पकड़े जाएंगे इसमें, जो भी गुनहगार, उनके खिलाफ ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि योगी सरकार इस वक्त किसी भी तरीके जो भी गुनहगार, अपराधियों को पनपने का काम नहीं करे, अपराधियों पे इस तरीके से शिकंजा कस रही है। एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग लगातार आप पकड़ रहे हैं और उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की बात नहीं हो रहा। देखिए, अब यही सवाल है, सबने एक पूछा है कि देखिए लगातार आप नकल माफियाओं पर बाबा का बुलडोजर कब, इस सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए, बुलडोजर बहुत जल्द चलेगा क्योंकि उनका अपराध साबित होते ही। अभी आप देखिए एनएसए के तहत हमने कार्रवाई, क्या अपराध साबित होगा? मैं क्या कह रहा हूँ सर, यही कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकता है, उनके ऊपर इससे भी बड़ी कार्रवाई हो। ये भी बहुत संगीन जुर्म है और सभी अपराधों से बड़ा ये अपराध है जिसमें छात्रों के एक नहीं, इसके लिए आप अगर अपराध ले आइए,
बुलाइए, आप अगर हत्या जैसे करते हैं- वकील को बुलाइए सर, हमारी और बात इसका सुनिए। निरंतर लगातार जो है फास्ट ट्रैक आप अगर अपराध करते हैं जी। मसलन आप जैसे किसी की हत्या करते हैं तो उससे एक परिवार से क्षतिग्रस्त होता है, एक परिवार को हाँ, हानि इससे तो होती है। पूरा समाज- लेकिन पूरा इसमें समाज जो है इससे- पूरा समाज का जी, समाज जो है तो इसीलिए वो विघटित होता है। मैं तो कह रहा हूँ कहता हूँ और अपनी सरकार को आप से ये भी यही मैसेज बात दीजिए कि करेंगे इनके ऊपर कि कठोरतम ऐसे कार्रवाई की लोगों जाए। पर कठोर से कठोर और जल्दी कार्रवाई जल्दी हो कार्रवाई की बात और कीजिए इस सबसे तरीके पहले। इस जल्दी तरीके से कार्रवाई हो। कार्रवाई इस तरीके कठोर से तो हो, कार्रवाई लेकिन होना जल्दी चाहिए हो। कि दोबारा कोई ऐसा कदम हाँ, उठाने हिम्मत न के कर लिए पाए, सोचे हिम्मत न तो कर बार। पाए। अमिताभ ताकि बच्चन को दोबारा इतनी शक्ति दे दीजिए कि इनका अच्छा नाश कर शमसी जी, दें। तो क्या ये ब्रेकिंग चला दूं? आज बीजेपी नेता शमसी आजाद ने आश्वस्त कराया कि अब अगली किसी भी परीक्षा एकदम में एकदम नकल सर माफिया पूरी सक्रिय नहीं जिम्मेदारी होंगे, के बता साथ मैं दूं? कह रहा हूँ आप ब्रेकिंग चलाएं या मेरा नाम लेके आप पोस्टर छपाएं, मैं कहीं पर भी झूठ बोलने वाली बात यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गंभीर मुद्दा है सर। एसटीएफ के जो अमिताभ एस हैं शमसी भाई, उनको आजादी दे दीजिए कि वो उनका ये जो बिल्कुल लोग पकड़े आजादी। गए हैं, देखिए योगी उनको रास्ता सरकार नाबूद कर दें। योगी जी ने हर आदमी को अधिकार दिया है, जो भी अधिकारी जिस फील्ड में उनको पूरा अधिकार दिया है कि अपराध को रोका जाए, चाहे वो किसी फील्ड में अपराध हो रहा हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे वो भूमि के क्षेत्र में, चाहे अपराध के क्षेत्र में, कहीं पर भी अगर जी। अपराध हो रहा है और आप अगर जिम्मेदार अधिकारी हैं, सवाल भी आपसे किया जाएगा तो आपको पूरी आजादी। चलिए, और उसको अपने अपराध को तरीके से रोकने के कंट्रोल लिए करें। बैठे अपराधी एक्सपर्ट किस तरीके से मोहित बजाज जी देखिए, आप तो एडवोकेट भी और मोहित पहले बजाज ऐसे जी हैं। तो काफी रात भी दे रहे हैं। जी मोहित बजाज जी एक फाइनल कमेंट में आप आए नहीं थे, उससे पहले मोहित बजाज जी पूरा डेमो हाँ, दिखा डेमो चुके दे थे, चुके उन्होंने ब्लूटूथ डिवाइस तक छोटी सी दिखा दी थी। जी मोहित जी हमें फाइनल लग रहा है कमेंट कि जी। इनका कुछ हाथ है। जी अगर हमारा अगर ये बिल्कुल मानसिकता हाथ रहेगी होगा तो कैसे पकड़ने में। पारदर्शिता आ पाएगी? अब आप इतना हल्के में लेंगे तो खैर। मोहित जी, आपसे मैं चाहूंगा कि कुल मिलाकर के जो इस तरीके की घटना ना हो, आने वाले समय में पूरी तरीके से जो परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षाएं, वो पारदर्शिता के साथ हो, और जो साइबर तकनीक का जिस इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यूं कहें कि गलत इस्तेमाल ना हो। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और पूरे होशो हवास में सभी के सामने कह देना चाहता हूं कि देखिए, सबके अपने अपने जो भी बयान है, मैं सभी का सम्मान भी करता हूं, लेकिन बड़ा जिम्मेदारी के साथ बता दूं कि बिना साइबर एक्सपर्ट्स की मदद लिए आने वाली परीक्षाओं को रोका नहीं जा सकता। क्योंकि आप बताइए, जिस प्रकार से आप अगर देखते हैं तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं सेंटर्स पर जाकर, उनके अंदर क्या जुगाड़ सिस्टम नहीं हो सकता? आप कब तक रोकेंगे उनको? आप किस किस प्रकार से रोकेंगे उनको? बहुत सख्ती कर दीजिए, डंडा मारिए, फांसी दे दीजिए, गोली मार दे चौराहे पे खड़ा करके, ठीक है। देखिए, अगर अपराध ऐसा खत्म हो रहा होता तो देश के संविधान में 302 की धारा है कि भैया फांसी क्या नहीं हुई आज तक किसी को? क्या अपराध रुक गए? अपराधी की एक मंशा होती है, यह जरूरी नहीं कि आप तोड़ दो, काट दो, फाड़ दो, उससे बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ, इस सख्ती से अपराध में गिरावट जरूर आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें आप बिल्कुल रोक के खत्म कर देंगे। मैं जो बात कर रहा हूं उसके समाधान की बात कर रहा हूं। आप क्या कहेंगे कि भैया अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, ना पुलिस की आवश्यकता है, ना मिलिट्री की आवश्यकता है, ना किसी अन्य विभाग की आवश्यकता है। ये विभाग क्यों होते हैं कि जैसे जैसे अब आजकल हमारी रीढ़ की हड्डी एक आईटी बन चुका है। आईटी बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम कंप्यूटर के माध्यम से सारी चीजें कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई से लेके उसके A to Z सब कुछ, यहां तक कि एग्जाम हम कंप्यूटर पे बैठे बिल्कुल, देते हैं। सरकार ने एक सिस्टम दे दिया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो लूप होल्स, जिन पर कहीं ना कहीं काम करने की सबको जरूरत है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी मिश्रा जी आपका भी, और शमसी आजाद जी आपका भी, डॉक्टर संदीप जी आपका भी, मोहित बजाज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिकंजे में जिस तरीके से सॉल्व करें सेंधमारी का असली गुनाहगार कौन, और आज हमने तमाम सारे सुझाव लिए, और ऐसे सुझावों में हमें लगता अमल में करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाओं की आने वाले समय में हरगिज पुनरावृत्ति ना हो। विचार हम सबको करना है। नमस्कार।